प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी से अब कतर रवाना होंगे और दोहा पहुंचकर कतर के पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। भारत कतर के बीच कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करेंगे और उनकी कतर यात्रा की इनसाइड स्टोरी हम आगे आपको बताएंगे। उससे पहले आपको पाकिस्तान से कुछ आवाजें सुनाते हैं। पीएम मोदी की ऐतिहासिक अरब यात्रा देखकर कराची से लाहौर तक मोदी मोदी की गूंज है। पाकिस्तानी चाहते हैं कि पीएम मोदी एक बार उनके देश का भी दौरा करें। पीएम मोदी इस्लामाबाद आएंगे तो कंगाली से जुड़ रहे पाकिस्तान का भला हो सकता है। यूएई में प्रधानमंत्री मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ। अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर से भारत के साथ यूएई के कूटनीतिक, धार्मिक और आर्थिक रिश्तों को नया आयाम मिला। तो यहां से 1700 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में बैठे कई आम लोगों को प्रधानमंत्री मोदी से बेहतरी की उम्मीद जगी। उन्होंने गुहार लगाई कि मोदी जी प्लीज एक बार इस्लामाबाद की यात्रा करें, जिससे कर्ज में गले तक डूबे पाकिस्तान का कुछ उद्धार हो सके। ये वो आम पाकिस्तानी लोग हैं जिन्हें अपने नेताओं से ज्यादा पीएम मोदी पर भरोसा है, जिन्हें अपनी फौज से ज्यादा भरोसा भारत की नीतियों पर है, जिन्हें अब ये लगता है कि पाकिस्तान की तंगहाली सिर्फ पीएम मोदी दूर कर सकते हैं, और जो जानते हैं कि मोदी ने अगर एक बार पाकिस्तानी लोगों को गारंटी दे दी तो उनकी तरक्की भी मुमकिन है। पाकिस्तान में सिर्फ पीएम मोदी के विजिट की इच्छा नहीं जताई जा रही है, बल्कि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स यूएई पहुंचकर ये चर्चा भी कर रहे हैं कि अबू धाबी की तरह पाकिस्तान में ऐतिहासिक मंदिरों का उद्धार क्यों नहीं होता। भारतीयों के लिए शारदा पीठ जैसे हिंदू मंदिरों के दरवाजे क्यों नहीं खोले जाते, जिससे भारत से लाखों हिंदू पर्यटक पाकिस्तान आए और पटरी से उतर चुकी अर्थव्यवस्था को मजबूती दें। मोदी का साथ मिलेगा तो पाकिस्तान के माथे पर चस्पा भिखारी स्टेट का दर्जा हट सकता है। मोदी चाहेंगे तो अरब वर्ल्ड भी पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। ये भरोसा हर आम पाकिस्तानी को है, लेकिन वहां की सरकार और सेना क्या ऐसा कभी चाहेगी, जिसकी दशकों से दुकान ही भारत विरोध के नाम पर चलती आ रही है? इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है। पीएम मोदी कल यूएई के 7वें दौरे पर पहुंचे थे। अबू धाबी में खुद उनके स्वागत के लिए यूएई के राष्ट्रपति अल नाहयान खड़े थे। पीएम मोदी ने उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। ऐलान मोदी शो में उन्होंने नाहयान को भाई कहकर संबोधित किया था। उनकी इस यात्रा पर यूएई से छपने वाले अखबारों और ऑनलाइन मीडिया में कैसे तारीफों के पुल बांधे गए, सबसे पहले ये आपको बताते हैं। खलीज टाइम्स ने पीएम मोदी के एक बयान की हेडलाइन लगाई, भाई ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अपने घर में हूं। द नेशनल ने हेडलाइन लिखी, मोदी ने अबू धाबी भाषण में यूएई भारत संबंधों का जश्न मनाया। गल्फ टुडे ने लिखा, मोहम्मद मोदी ने रणनीतिक आर्थिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया। पीएम मोदी का ध्यान अब कतर से बेहतर रिश्तों पर है। यहां से वो दोहा रवाना हो रहे हैं और एक और अरब मुल्क की उनकी इस यात्रा की चर्चा भी पाकिस्तान में खूब हो रही है। वहां इस बात पर चर्चा हो रही है कि कतर में भी पीएम मोदी को कितना सम्मान मिल रहा है। वहां भी उनकी इतनी इज्जत है कि कतर ने 8 भारतीय नौसैनिकों को आजाद कर दिया, जबकि पाकिस्तान के नेताओं को न सऊदी भाव देता है, न यूएई और न कतर, बल्कि उनके नेता जब इन अरब देशों में पहुंचते हैं तो भिखारी होने जैसा एहसास होता है। ये 8 साल पुरानी जून 2016 की तस्वीर है, जब पीएम मोदी ने पहली बार कतर का दौरा किया था और भारत कतर के संबंधों को नई दिशा देने की कोशिश की थी। अब जरा इस तस्वीर पर गौर कीजिए। 7 साल बाद कतर और भारत के दोनों लीडर्स एक दूसरे से फिर मिले, लेकिन इस बार अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से पीएम मोदी की ये मुलाकात 1 दिसंबर 2023 को दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन से इतर हुई। ऐसा कहा जा रहा है कि इसी मुलाकात में पीएम मोदी ने पहली बार कतर के अमीर के सामने 8 भारतीय नौसैनिकों का मुद्दा उठाया। ऐसा कहा जा रहा है कि इसी मुलाकात के 27 दिन बाद यानी 28 दिसंबर 2023 को कतर की कोर्ट ने वहां सजा काट रहे 8 भारतीय नौसैनिकों की मौत की सजा को कैद में बदला और पीएम मोदी के आज के कतर दौरे से ठीक 2 दिन पहले भारत सरकार ने सभी 8 भारतीय अधिकारियों के रिहाई का ऐलान किया। भारत माता की जय। कूटनीतिक गलियारे में ये चर्चा आम है कि इन भारतीयों की रिहाई का आदेश खुद कतर के अमीर ने दिया था, जिसके बाद दोहा से सभी 8 भारतीय जब सकुशल दिल्ली लौटे तो पीएम मोदी की कूटनीति का लोहा पूरी दुनिया ने माना। पाकिस्तान भी पीएम मोदी के सामने नतमस्तक दिखा।
पाकिस्तान को हैरानी ये भी है कि सऊदी यूएई के बाद कतर भी पीएम मोदी की बात को गंभीरता से सुनने लगा है, उनका गुणगान करता है। अरब वर्ल्ड में पीएम मोदी का कितना सम्मान है, जबकि पाकिस्तान के नेताओं को अरब देशों में इतनी इज्जत कभी नहीं मिली। पाकिस्तानी इसके लिए पीएम मोदी की मजबूत इच्छा शक्ति के साथ साथ भारत की आर्थिक शक्ति को भी एक बड़ी वजह मानते हैं और भारत कतर के रिश्तों में इसको भी एक मेजर रोल की तरह देखते हैं। अब पीएम मोदी दूसरी बार कतर की यात्रा पर हैं, तो इस पर भी पूरी दुनिया की नजरें हैं और ये भी तय है यहां उनका ग्रैंड वेलकम देखकर भी पाकिस्तान इसी तरह परेशान होगा। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में मध्य पूर्व में कतर को लेकर विशेष जोर दिया गया। सुषमा स्वराज पहली भारतीय विदेश मंत्री थी जिन्होंने कतर का दौरा किया था। भारत के लिए कतर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसे कुछ पॉइंट्स में समझ लीजिए। भारत अपनी ज़रूरत का 48% LNG कतर से आयात करता है। कुल LPG का 29% हिस्सा कतर से मंगाता है। पेट्रोलियम, केमिकल्स, प्लास्टिक और उर्वरक कतर से आता है। कतर में काम कर रहे 8,35,000 भारतीय वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं। कतर की कुल जनसंख्या का 27% है। भारतीय कतर में इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग, फाइनेंस, मीडिया जैसे संस्थानों से जुड़े हुए हैं। कतर में छोटी बड़ी कुल 15,000 भारतीय कंपनियां मौजूद हैं। भारतीय कंपनियों ने कतर में $450 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। वहीं कतर ने भारत में कई बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। एक और बात जियोपॉलिटिक्स में कही जाती है, कतर की बहुत बड़ी भूमिका है। मध्य पूर्व में अमेरिकी विदेश नीति में भी कतर का मेजर रोल है। ये भी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण रखती है। अरब वर्ल्ड में भारत का डंका बज रहा है क्योंकि भारत विश्व शांति का संदेश भी देता है। विश्व शांति जो शायद रूस यूक्रेन के लिए भी उतनी ही जरूरी है। देखिए, आज ही यूक्रेन ने रूस पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। यूक्रेन की सेना की ओर से दावा किया गया है कि उसने ब्लैक सी में रूस के एक वॉरशिप को मार गिराया है। यूक्रेनी सेना के मुताबिक उन्होंने रूस के लैंडिंग वॉरशिप सीजर कुनिकोव को ब्लैक सी में तबाह कर दिया है। इसके लिए यूक्रेन ने 3 USV ड्रोन का इस्तेमाल किया और बताया जा रहा है कि रूस का ये युद्धपोत क्रीमिया के अलुपका में तैनात था। इस पर अब तक रूस की प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जानकारी है कि क्रेमलिन में पुतिन ने इसके बाद आपात बैठक बुलाई। खबर यह भी है कि रूस युद्धपोत के क्रू मेंबर्स को बचाने का मिशन शुरू कर चुका है। रूसी नेवी की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हम बात करते हैं हमारे सहयोगी मनीष झा से। मनीष, क्या डिटेल्स अभी इस हमले को लेकर आ रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी जीत है, वहीं रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल, देखिए, रूसी रक्षा मंत्रालय ने भले ही इसके लिए औपचारिक तौर पर कोई बयान नहीं जारी किया है, लेकिन निश्चित तौर पर यूक्रेन की एक और बड़ी कामयाबी है। खास करके देखिए, ये बड़ा ताज्जुब होता है कि यूक्रेन जिसके पास टेक्निकली कोई नेवी नहीं है, लेकिन बीते 2 साल में उसने अब तक छोटे बड़े करीब 25 रूस के वॉरशिप को उसने डिस्ट्रॉय किया है। और उसमें अगर आप देखें तो बड़े साइज के, जिस साइज का ये सीजर कुनिकोव है, एक लैंडिंग वॉरशिप है, 87 नेवी पर्सनल इसमें रहते थे। और इसमें यहाँ इस वॉरशिप के जरिए आप टैंक को या फिर क्रूज मिसाइल को, इन सबको एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट भी कर सकते थे। उस वॉरशिप को डुबा दिया गया है, ये यूक्रेन मिलिट्री का दावा है। और बीते 2 साल के अंदर इस तरह के 10 बड़े वॉरशिप को अब तक यूक्रेन ने डुबा दिया है या नष्ट कर दिया है, जिसमें मस्कोवा था या फिर जो दूसरे और वॉरशिप है उनको डुबाने में कामयाबी मिली है। कुल मिलाकर देखा जाए तो रूसी नेवी का जो ब्लैक सी फ्लीट है उसका 1/3 अब तक डिस्ट्रॉय कर चुका है यूक्रेन। और इस मामले में देखें तो यूक्रेन ने काफी नुकसान तो ये यूक्रेन की बहुत बड़ी कामयाबी है एक तरह से समझे हम। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस जानकारी के लिए। और इधर अब खबर देश में किसानों के दिल्ली कूच से जुड़ी हुई। कल किसानों और सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत होने वाली है। इसकी पूरी डिटेल हम आगे आप तक देंगे। पहले आपको दिखा देते हैं किसान आंदोलन के दूसरे दिन शंभू बॉर्डर पर क्या हुआ है। आज शंभू बॉर्डर पर पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने दिखे। देखिए, मेरे पीछे तस्वीरें आपको दिखा रही हूं मैं। पुलिस का हथियार आंसू गैस लगातार इस्तेमाल होता हुआ, ये देखिए सर्कल देखिए जो मैं दिखा रही हूँ इस वक्त आपको। बीच बीच में किसानों ने बैरिकेड पार कर आगे बढ़ने की कोशिशें की, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दरमियान आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। किसानों ने इससे निपटने के लिए देसी तरीका अपनाया। आंसू गैस का गोला अपनी तरफ आने पर किसान लगातार जो गीली बोरियां हैं उनकी मदद से उसे निष्क्रिय करते दिखे। ये देखिए गीली बोरियां आपको नजर आ रही हैं। साथ ही जानकारी है कि पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए हैं, जो किसान भी पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस की तस्वीर अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं। पुलिस ने सीमेंट के भारी भरकम बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। दूसरी तरफ किसान जेसीबी और हाई पावर ट्रैक्टर्स के साथ आए हुए हैं ताकि बैरिकेड्स को, जी हाँ, बैरिकेड्स को रास्ते से हटाया जाए। ग्राउंड जीरो पर TV9 भारतवर्ष संवाददाता मोहित मल्होत्रा और
जितेंद्र भाटी मौजूद हैं। उन्होंने शंभू बॉर्डर से हालात को दिखाती कुछ रिपोर्ट्स भेजी हैं, नजर डालिए। आंदोलन के दूसरे दिन किसानों ने एक बार फिर शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश की। किसानों को रोकने के लिए भारी तादाद में पुलिस बल तैनात था। जैसे ही किसानों ने हलचल शुरू की, पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए। ये तस्वीरें सामने आप देखिए लगातार यहाँ पर लगातार आप देखिए यहाँ पर जो आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। किसान भी गीली बोरियां, पानी में बोरियां गीली करके उनके ऊपर डालते हैं और उनका असर कम करने का प्रयास कर रहे हैं। टीयर गैस से बचने के लिए कुछ प्रदर्शनकारियों ने आई प्रोटेक्टर्स का इस्तेमाल किया, तो कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने आंसू गैस को निष्क्रिय करने का देसी तरीका निकाल लिया। जैसे ही पुलिस की तरफ से किसानों को टारगेट कर आंसू गैस का गोला दागा गया, किसानों ने गीली बोरी का इस्तेमाल कर उसे जमीन पर दबा दिया, जिससे धुआं उठना बंद हो गया। जैसी गोला गिरा है उसके ऊपर जो गीली बोरियां है वो डाल दी गई है ताकि उसका असर ना दिखे। ये देखिए, ये इसी तैयारी की बात जो है वो किसान करते नजर आ रहे थे और वो अब साफ तौर पर दिख रहा है। तो ये आप तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं। एक और गिरा, दिखाइए निशांत, अपनी सेफ्टी के साथ दिखाइए। पुलिस एक्शन के बाद किसान आगे बढ़ने में नाकाम रहे। आंदोलन के दूसरे दिन हाई पावर ट्रैक्टर्स के साथ साथ प्रदर्शनकारी जेसीबी मशीन के साथ दिखे। भारी भरकम बैरिकेड्स को हटाने के लिए जेसीबी सड़क पर उतारी गई। अब कंक्रीट की जो वहाँ पर बैरिकेडिंग लग रही है उसको तोड़ने के लिए क्या इंतजाम है? ਉਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ जेसीबी आਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈਡਰ जेसीबी आ गई है। कितनी जेसीबी मंगाई गई है? एक दो आएंगी हेडरे आएंगे। इसके अलावा किसानों ने पुलिस के ड्रोन हथियार की काट भी ढूंढ ली है। इस बीच किसान आंदोलन पर लेटेस्ट अपडेट ये है कि कल किसानों सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत होगी। शाम 5 बजे किसान नेताओं के डेलीगेशन के साथ बैठक होगी। किसानों को केंद्र सरकार से बातचीत के बुलावे की चिट्ठी मिली है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा है कि हम कल भी शंभू बॉर्डर पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे और किसान शांतिपूर्ण बैठे हों तो फोर्स शेलिंग ना करें। उन्होंने ये भी कहा कि मीटिंग में जब तक कोई फैसला नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, जब कल श्री अनुराग ठाकुर जी ने ये कहा था भी वार्ता करेंगे और इधर से पंजाब अधिकारियों ने कहा था भी अगर आपका मन, तो आज हमने आगे बढ़ने का निर्णय रोका और कहा भी केंद्र से हम वार्ता करेंगे। इधर आज शंभू बॉर्डर पर किसान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने ड्रोन का इस्तेमाल किया। ड्रोन के जरिए मौके पर जमा भीड़ के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए। किसान प्रदर्शनकारियों ने अब ड्रोन गिराने का हथियार तैयार कर लिया है। पतंगों की मदद से ड्रोन को फंसाकर गिराने की कोशिशें हो रही हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर पतंगों से ड्रोन गिराने की कोशिश करते प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें कैद हुई है। दूसरी तरफ आंदोलन के दूसरे दिन कुछ प्रदर्शनकारी औजारों के साथ दिखे। लाठी डंडों के साथ तलवार आरी लेकर शंभू बॉर्डर पर पहुंचे। हमारे संवाददाता जीत भाटी की रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे शंभू बॉर्डर पर किसान प्रदर्शनकारियों का जमघट बढ़ रहा है, वैसे वैसे पुलिस या बंदोबस्त की काट निकालने के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। पुलिस के जवान ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागकर किसानों को तितर बितर कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के दिल्ली कूच में ड्रोन बैरियर के तौर पर काम कर रहा है। अब किसानों ने ड्रोन से निपटने के लिए पतंग को हथियार बनाया है। शंभू बॉर्डर पर किसान बड़ी तादाद में पतंग उड़ा रहे हैं। पतंगों के जरिए ड्रोन को नुकसान पहुंचाकर गिराने की कोशिश हो रही है। देखिए, ड्रोन आया और ड्रोन के सामने निशान दिखाइए किस तरीके से जो पतंग है वो उसको रोकने की कोशिश है। पतंग उड़ा रहे हैं, मकसद क्या है? मकसद तो यही है कि वो ड्रोन इधर बम फेंक रहा था कल, आपको पता ही है। हाँ जी। तो वो अब कईयों को बेचारों को नुकसान भी हुआ बहुत ज़्यादा। हाँ। तो मतलब वो इधर आए ना, हम तो यही चाहते हैं। ड्रोन के खिलाफ पतंग और आंसू गैस के खिलाफ गीली बोरी के अलावा पानी का स्प्रे करने वाला पाइप इस्तेमाल हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन को खींचने के लिए तैयारी पुख्ता कर ली है। गैस से कैसे बचा जाए उसके लिए ये देखिए किसानों ने हल निकाला है। यहाँ स्प्रे जो है उसको लगाया गया है, उसकी टेस्टिंग चल रही है। आंदोलन के दूसरे दिन कुछ जवान औजारों के साथ दिखे। इनके हाथों में लाठी डंडों के अलावा तलवार और आरी दिखाई दी।
हाथ में क्या है आपके? आ रहा आ रहा, इसका क्या इस्तेमाल होता है? इसको तो लकड़ी में काम करते हैं, पर मतलब ये क्या बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए है या किसी अटैक, किस मतलब मकसद क्या है इसका? अटैक भी कर सकते हैं इससे, बैरिकेडिंग। अटैक भी कर सकते हैं, हाँ। मतलब अगर कोई आपको रोकेगा तो उस पर अटैक कर सकते हैं। हाँ। इसके अलावा किसानों ने पहचान जाहिर होने के डर से आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए हैं। अब आपको राजनीति से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर बताते हैं। आज ये तय हो गया कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। आज सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल किया। दोपहर करीब 12 बजे सोनिया गांधी राजस्थान विधानसभा पहुंची। उनके नामांकन के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। सोनिया गांधी कहां से राज्यसभा जाएंगी, इसकी औपचारिक घोषणा उनके जयपुर पहुंचने के बाद की गई। उनके साथ पार्टी ने 3 और नामों का ऐलान किया है। सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा जाएंगी। हिमाचल प्रदेश से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी, बिहार से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और महाराष्ट्र से चंद्रकांत हंडोरे को राज्यसभा भेजने की तैयारी है। इसके साथ ही जानकारी है कि सोनिया गांधी को किस राज्य से राज्यसभा भेजा जाए, इसे लेकर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में 2 मत थे। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी चाहती थी कि सोनिया गांधी हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा जाएं, जबकि राहुल गांधी राजस्थान के पक्ष में थे। दोनों राज्यों में कांग्रेस के पास राज्यसभा सीट जीतने के लिए जरूरी नंबर भी हैं। तो सवाल यह है कि सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा भेजने का फैसला क्यों लिया गया। दोनों राज्यों के पक्ष में अलग अलग तर्क दिए गए थे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। 68 विधायकों वाली विधानसभा में कांग्रेस का नंबर 40 है, यानी संख्या बल के लिहाज से हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के लिए सुरक्षित है। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी को हिमाचल से राज्यसभा भेजने के पीछे सबसे बड़ा तर्क ये दिया गया था कि प्रियंका गांधी का हिमाचल में घर है। लेकिन राहुल गांधी मन बना चुके थे कि सोनिया गांधी राजस्थान से नामांकन करें। इसके पीछे तर्क दिया गया कि राजस्थान नंबर गेम के लिहाज से पूरी तरह सुरक्षित है। राजस्थान में कांग्रेस के 70 विधायक हैं। राजस्थान में कांग्रेस के पास सरप्लस वोट है। राज्यसभा कंट्री के लिए जो अलग अलग जगह पर बेस्ट टैलेंट है उसका उपयोग लेते हैं। कांग्रेस पार्टी की रीति नीति के अंतर्गत इसका किसी का क्या उपयोग हो सकता है, उस दृष्टि से ये निर्णय किया गया है। कांग्रेस थकी है या सोनिया जी थकी हैं, ये तो जनता निर्णय करेगी, लेकिन थक तो जरूर गई है। सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा भेजने के पीछे कांग्रेस की एक बड़ी रणनीति लोकसभा चुनाव से जुड़ी है। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि राजस्थान में लगातार तीसरी बार बीजेपी 25 की 25 सीटें जीते। इसलिए उसके रणनीतिकारों का ये मानना है कि सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा जाने पर कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा। पार्टी को लगता है कि इससे नेताओं और मतदाताओं को एकजुट करने में मदद मिलेगी। इससे पार्टी के कई नेताओं के बीच राजस्थान से राज्यसभा जाने की होड़ भी थम गई है, क्योंकि जितेंद्र सिंह, पवन खेड़ा सहित कई बड़े नेता राजस्थान से राज्यसभा जाने का सपना देख रहे थे। तो मैं गर्व है कि जिसने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया हो, तो मुझे बहुत खुशी है। मेरे पास शब्द नहीं, 3 शब्दों में हम प्रसन्नता व्यक्त करें उनके फैसले का। पर्सनली इसलिए खुश हूँ कि मेरे राज्य राजस्थान से अगर सोनिया जी राज्यसभा से आ रही हैं तो हम सबके लिए इससे बड़ी खुशी की बात हो नहीं। इस फैसले से आला कमान ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे नेताओं को भी संदेश दिया है, जो लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर ज्यादा इच्छुक नहीं थे। अब राज्य के बड़े नेताओं पर जिम्मेदारी होगी राजस्थान में पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताई जाए। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं, वो राज्यसभा क्यों जा रही हैं? आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी के लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने के 2 बड़े कारण हैं। पहली वजह उम्र और स्वास्थ्य से जुड़ी है। सूत्रों के मुताबिक 77 साल की उम्र और अस्वस्थता के चलते सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती। उम्र के इस पड़ाव में अस्वस्थ रह रही सोनिया गांधी हाल ही में रायबरेली के अपने कार्यकर्ताओं से कह चुकी हैं कि ना वो क्षेत्र में जा पा रही हैं, ना वहां के लोगों से मिल पा रही हैं। इसलिए उनका जमीर गवारा नहीं करता कि वो एक बार फिर रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ें। सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने और लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की दूसरी वजह राहुल गांधी की सलाह है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी नहीं चाहते कि वो खुद, मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका यानी गांधी परिवार के 3 सदस्य लोकसभा चुनाव लड़ें।
राहुल का मानना है कि इससे जनता के बीच अच्छा संदेश नहीं जाएगा। सूत्रों के मुताबिक तीसरी बड़ी वजह बनी सोनिया गांधी का निवास 10 जनपद। सोनिया गांधी वरिष्ठता के लिहाज से अगर सांसद बनी रहती हैं तो 10 जनपद उनके नाम पर आवंटित रहेगा। इसीलिए ये राय बनी कि सोनिया गांधी लोकसभा न सही राज्यसभा से सांसद बन जाएं। राज्यसभा की 56 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। इनमें 10 सीटें कांग्रेस के खाते में आ रही हैं। साथ ही सोनिया गांधी के राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन करने के बाद अब एक सवाल जो हर किसी के मन में है वो ये कि यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट पर कांग्रेस क्या करेगी। रायबरेली से चुनाव कौन लड़ेगा? ये कहा जा रहा है कि रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी की गैर मौजूदगी में प्रियंका गांधी पहली पसंद है। TV9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत ने सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर बताया कि यह करीब करीब तय हो गया है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा को लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए। ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि रायबरेली गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है। 2004 से सोनिया गांधी रायबरेली लोकसभा सीट से लगातार सांसद हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक रायबरेली के कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं का आग्रह है कि सोनिया गांधी राज्यसभा जाने की सूरत में प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया जाए। सूत्रों के मुताबिक इस पर सोनिया गांधी ने खुलकर हां नहीं कही, लेकिन उनसे चुनाव की तैयारी में जुटने को जरूर कह दिया गया है। गांधी परिवार की बात हो तो यूपी की 2 लोकसभा सीटों का जिक्र जरूर होता है। पहली अमेठी और दूसरी रायबरेली। रायबरेली लोकसभा सीट का गांधी परिवार से बहुत करीबी रिश्ता रहा है। रायबरेली से अब तक गांधी परिवार के 3 सदस्य लोकसभा पहुंचे। सबसे पहले फिरोज गांधी, फिर इंदिरा गांधी और उनके बाद सोनिया गांधी। गांधी परिवार के ये 3 सदस्य रायबरेली से 37 साल सांसद रहे। आजादी के बाद 77 साल के चुनावी इतिहास में सिर्फ 3 दफे ही ऐसा हुआ है जब रायबरेली से कांग्रेस हारी। आजादी के बाद 77 साल में रायबरेली से सिर्फ 6 साल ही गैर कांग्रेसी सांसद रहा। रायबरेली से फिरोज गांधी 2 बार 1952 और 1957 में चुनाव जीते। फिरोज गांधी 8 साल सांसद रहे। इंदिरा गांधी रायबरेली से 3 बार सांसद रहीं। वो 1967 और 1971 और 1980 में जीती और तीनों कार्यकाल मिलाकर करीब 9 साल रायबरेली से सांसद रहीं। सोनिया गांधी रायबरेली से लगातार 4 बार 20 साल तक सांसद रहीं। उन्होंने 2004, 2009, 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव रायबरेली से जीता। एक मजेदार तथ्य ये भी है कि आज़ादी के बाद रायबरेली सीट से करीब 11 साल गांधी परिवार से रिश्ता रखने वाले अरुण नेहरू और शीला कौल सांसद रहे और 5 साल गांधी परिवार के खास सतीश शर्मा सांसद रहे। 13 दिन बाद 27 फरवरी को राज्यसभा की 56 सीटों के लिए चुनाव होगा। 15 फरवरी यानी कल नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख है। राज्यसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी ने भी की है। बीजेपी ने आज राज्यसभा चुनाव के लिए 12 उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी की। बीजेपी की जो पहली लिस्ट है उसमें 5 नाम है, जिनमें ओडिशा से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उम्मीदवार बनाया गया है। खास बात यह है कि अश्विनी वैष्णव के लिए बीजेडी ने समर्थन का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश से 4 लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है। इनमें केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन, उमेश नाथ महाराज, माया नरोलिया और बंसीलाल गुर्जर शामिल हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 7 नाम हैं, जिनमें 4 गुजरात से और 3 महाराष्ट्र से हैं। इनमें सबसे प्रमुख नाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का है। जेपी नड्डा को गुजरात से उम्मीदवार बनाया गया है। गुजरात से ही राम जन्मभूमि निधि समर्पण समिति के चेयरमैन रह चुके गोविंदाभाई ढोलकिया, गोधरा के जमीनी कार्यकर्ता JS परमार को उम्मीदवार बनाया गया है, जो पेशे से डॉक्टर हैं। मयंक भाई नायक को भी गुजरात से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी की लिस्ट में महाराष्ट्र से 3 नाम शामिल हैं। इनमें एक दिन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, मेधा कुलकर्णी और अजीत गोपछड़े का नाम शामिल है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल सुबह गुजरात से राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। साथ ही जानकारी ये भी है कि बीजेपी की राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट में गुजरात से केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और पुरुषोत्तम रूपाला जैसे कद्दावर नेताओं के नाम नहीं है। इनके अलावा बीजेपी ने महाराष्ट्र से प्रकाश जावड़ेकर, वी मुरलीधरन और नारायण राणे को राज्यसभा उम्मीदवार नहीं बनाया है। इन बड़े चेहरों के नाम नहीं होने से कई सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल ये कि इसके पीछे बीजेपी की रणनीति क्या है। बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों के चयन में किन समीकरणों का ध्यान रखा है। जो विशेष संघ के मंत्री के रूप में मनसुख मांडविया और पुरुषोत्तम रूपाला गुजरात के बड़े नाम हैं और असरदार पाटीदार समाज से आते हैं।
तो सवाल यह है कि दोनों को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा गया। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक बीजेपी मनसुख मांडविया और पुरुषोत्तम रुपाला दोनों को लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। मनसुख मांडविया को भावनगर, सूरत या पोरबंदर में से किसी एक सीट से चुनाव में उतारा जा सकता है, जबकि पुरुषोत्तम रुपाला को अमरेली या राजकोट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। बीजेपी ने महाराष्ट्र से भी 3 कद्दावर नेताओं प्रकाश जावड़ेकर, वी मुरलीधरन और नारायण राणे को राज्यसभा उम्मीदवार नहीं बनाया। प्रकाश जावड़ेकर संगठन का काम देख रहे हैं। फिलहाल उनके कंधे पर केरल में चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे या उनके परिवार में से कोई लोकसभा चुनाव लड़ सकता है, जबकि केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन को बीजेपी केरल के एंटीगल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने की तैयारी में है।